टीम से 2 मैचेस जीत जाए तो 2 सेट जीत जाए तो वो मैच जीत जाती है, ठीक है। इसी तरह बेस्ट ऑफ 5 में से 3 सेट जीतने पड़ते हैं। सिंगल की गेम होती है और डबल की होती है। सिंगल में आजादी होती है कि टेबल के किसी भी कॉर्नर से आप सर्विस करें। जी आप कोई बोल रहे थे? सर ये 7 सेट्स की होती है जो सिंगल मैच है और 5 सेट्स का होता है जो डबल का मैच है। 3 का होता है सर? जी 3 का देखें, जो इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले होते हैं वो होते हैं ये 5 और 7 के। अच्छा, अब ये जो आपकी इंतजामिया है जो मैच करवा रही है वो टाइम के अकॉर्डिंगली कि वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दौरानिया बहुत ज्यादा है, गेम्स बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, तो इसको फिर बेस्ट ऑफ 3 पे भी किया जा सकता है। लेकिन आपने ऑफिशियली इनको बताना है कि जी ये बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 7 ऑफिशियली खेली जाती हैं। अच्छा, तो इसमें सिंगल की गेम्स में से लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से सर्विस कर सकते हैं, लेकिन डबल में से हमेशा राइट टू राइट सर्विस की जाती है इसकी, ठीक है। पहले पुराना रूल था कि एक प्लेयर जो है उसके पास अगर सर्विस आ गई है तो वो मुसलसल 5 सर्विसेज कंसेक्टिवली करेगा। अब नए रूल के मुताबिक, ये बहुत पुराना था, इसको चेंज किया गया कि अब एक खिलाड़ी 2 सर्विसेज इस्तेमाल कर सकता है कंसेक्टिवली। 2 के बाद फिर वो मुखालिफ प्लेयर को सर्विस चली जाएगी, चाहे पॉइंट्स किसी के भी हों, हर खिलाड़ी 2-2 सर्विसेज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज इसमें होनी चाहिए? लेट इसमें इस्तेमाल होती है। लेट क्या है कि जी जब एक खिलाड़ी सर्विस करवाता है, पहले सर्विस का रूल ये है कि बॉल उसके अपने कोर्ट में टप्पा खाएगा, फिर मुखालिफ के कोर्ट में जाके टप्पा खाएगा सही कोर्ट में। अगर मैंने सर्विस करवाई है और मेरे कोर्ट में टप्पा खाने के बाद नेट को लग के मुखालिफ के कोर्ट में चली गई है तो ये बॉल लेट होगा। लेट का मतलब होता है कि किसी का पॉइंट नहीं है और फिर अगेन सर्विस करवाई जाती है, ठीक है जी। 11-11 पॉइंट्स है और जो खिलाड़ी पहले 11 पॉइंट कर लेता है वो सेट जीत जाता है। अगर ड्यूस हो जाता है किसी जगह पे तो 2 का डिफरेंस लाजमी होता है। और क्या चीज आपको इसमें मुश्किल लगती है? सर इसमें एक एक्सपीडाइट सिस्टम भी होता है जब रैली बहुत लॉन्ग चली जाए तो। ओके, हाँ जी, एक्सपीडाइट सिस्टम ये मैम आपने कल परसों करवा रहे थे ये एक्सपीडाइट सिस्टम 2-3 दिन पहले, उसी को रिपीट करें जरा। जी सर, मैं कर देती हूँ। देखिए जी, एक्सपीडाइट सिस्टम उस वक्त लागू किया गया है जब ये लागू कब किया जाता है या इसका प्रीवियसली जब बहुत ज़्यादा रैली लंबी होने लगी ना टेबल टेनिस के अंदर, इवन के एक रैली 2 घंटे तक चलने लगी, तो उस वक्त सोचा गया कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि मैच को जल्दी वाइंड अप किया जा सके, रैली को ख़त्म किया जा सके। तो फिर एक सिस्टम लागू किया, सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया जिसे जाना जाता है एक्सपीडाइट सिस्टम के नाम से। अब टेबल टेनिस में आप ख़ुद जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते जब दोनों फ्रीकैंड दोनों टीम्स जो है वो एग्री होती हैं ऑफिशियल से कंसर्न करके कि अगर रैली 10 मिनट से ऊपर जाएगी तो एक्सपीडाइट सिस्टम लागू हो जाएगा। अब हम आते हैं कि एक्सपीडाइट सिस्टम हो, ये तो समझ आ गया ना कि एक्सपीडाइट सिस्टम किस सूरत में होगा जब आपकी रैलीज़ लंबी होने लगेंगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपीडाइट सिस्टम है क्या, उसके रिलेटेड भी मैं बता देती हूँ आपको कि हुआ ये कि तरीक़ेकार इसका क्या होता है कि जब आम तौर पे ये होता है कि जब गेम में जो है वो 10 मिनट गुज़र जाएं और रैली ख़त्म ना हो और दोनों टीमों के पॉइंट्स भी जो हैं वो कम से कम 9 पॉइंट्स बना लिए हों, तो इस टाइम खेल को ख़त्म करने के लिए एक्सपीडाइट सिस्टम जो है वो स्टार्ट करवाया जाता है। रैली के दौरान जो है इस मखसूस वक्त का दौरानिया ख़त्म हो जाए तो खेल जो है वो रोक दिया जाता है। जैसा कि रैली स्टार्ट करवाई, 10 मिनट गुजर गए, उसके बाद रैली ख़त्म नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली रैली को रोक दिया जाता है ऑफिशियल की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और खिलाड़ी से जो है वो और दोबारा उसी खिलाड़ी से सर्विस करवाई जाती है जिस खिलाड़ी ने जो है वो पहले सर्विस की होती है।
वो सर्विस जिसके रैली पर एक्सपीडाइट सिस्टम लागू किया गया, उस रैली को रोका गया 10 मिनट गुजरने के बाद। तो मिसाल के तौर पर अगर इकरा ने वो सर्विस करवाई थी तो अगेन सर्विस कौन करवाएगा? हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे आप लोग? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं मैम। अगर सर्विस इकरा ने करवाई है तो दोबारा इकरा ही करवाएगी। गुड हो गया, तो इकरा ही सर्विस करवाएगी। और देन इकरा ने सर्विस करवा दी और रिसीवर कौन है? इकरा सर्वर है और रिसीवर मैं हूँ, और मैंने 13 टाइम जो है वो उसको रिटर्न अच्छा कर दिया है बॉल को, तो ये रैली का पॉइंट मुझे अलॉट कर दिया जाएगा। क्यों मुझे अलॉट कर दिया जाएगा? और मैंने 13 टाइम जो है वो अच्छा उसको रिटर्न किया, क्योंकि जब इकरा ने सर्विस करवाई तो उनके पास सर्विस का चांस था, वो ऐसी सर्विस करवाती कि मैं उसको पिक ना कर पाती। ठीक है, तो अगर उन्होंने सर्वर ने सर्विस करवाई, रिसीवर ने रिसीव की, मैं एक रिसीवर थी, इकरा सर्वर थी, मैंने रिटर्न की, इकरा ने अगेन जो है वो उसको हिट किया या फिर स्ट्रोक लगाया, मैंने 13 टाइम उसको कामयाबी से मैं रिटर्न करती गई। तो जब जो ऑफिशियल्स होते हैं वो देखते हैं कि जी इस बंदे ने 13 टाइम्स उसको कामयाबी से रिटर्न कर दिया है सक्सेसफुली, तो वो पॉइंट जो है वो रैली ख़त्म कर दी जाती है एक्सपीडाइट सिस्टम के तहत, और उस रैली का पॉइंट जो है वो रिसीवर को, जिसने 13 टाइम रिटर्न करना होता है कामयाबी से, उसको अलॉट कर दिया जाता है। क्लियर? यस मैम। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अब इसमें? मैडम ये जो आप 13 पॉइंट्स वाला बता रही हैं, पॉइंट्स नहीं, 13 टाइम्स जो हाँ जी रिटर्न किए हमने, ये जो पहली हमारी 10 मिनट की रैली थी उसके बाद जो ये कानून लागू होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा ये वाला सिस्टम? देखें, वो 10 मिनट की रैली को स्टॉप कैसे करवाया? वो एक्सपीडाइट सिस्टम के तहत ही करवाया। ये जो प्लेयर्स होते हैं, टीम्स होती हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेती हैं मैच के स्टार्ट होने से पहले ही कि अगर रैली 10 मिनट से ज़्यादा की हुई तो एक्सपीडाइट सिस्टम लागू होगा। क्या मिसाल के तौर पर मैं और इकरा एक टीम इकरा की है और एक मेरी है, और आप ऑफिशियल हैं, आपने हमसे पूछा कि क्या अगर आप लोगों की रैली 10 मिनट से ऊपर चलती है तो मैं एक्सपीडाइट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कर दूं? मैं कहती हूँ हाँ जी कर दें, इकरा भी कहती हैं कर दें, और हम मैच खेलना स्टार्ट किया, और हमारी रैली जो थी, हाँ एक सर्विस इकरा की थी, इकरा ने सर्विस करवाई, मैच स्टार्ट हो गया, 10 मिनट हो गए रैली को चलते हुए, और जैसे ही 10 मिनट हुए, आपके पास स्टॉप वॉच भी है, आपने देखा कि रैली को 10 मिनट्स हो गए, आपने वो रैली स्टॉप करवा दी। ठीक है, उसका पॉइंट किसी को अलॉट नहीं किया जाएगा। क्लियर? और फिर इकरा ने सर्विस करवाई थी, इकरा दोबारा सर्विस करवाएंगी, एंड देन अगेन मैं उसको रिटर्न करूँगी, और 13 टाइम मैं फिर अगर सक्सेसफुली उसको रिटर्न करती हूँ तो वो जो पहले 10 मिनट वाली रैली थी उसका पॉइंट किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और उस रैली के को ख़त्म करने के लिए, उस रैली को वो जो है फाइनल उसका रिज़ल्ट निकालने के लिए ये एक और रैली स्टार्ट करवाई गई, तो उसका पॉइंट जो है वो फिर मुझे अलॉट कर दिया जाएगा। ओके मैम, ओके समझ आ गई, थैंक यू सो मच। किसी और को, हीरा को, जरनाब को, तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि पहले से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस पॉइंट से, तो बाकियों को समझ आ गई है? जी मैम बिल्कुल आ गई है, जज़ाकल्लाह। ओके जी, देन सर मैं कंटिन्यू करूँ? जी। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। गेम तो ऑलमोस्ट ये कवर हो गई है ना इन शॉर्ट? मैम इसके ऑफिशियल्स जो हैं वो बता दें प्लीज़। देखिए, आप लोगों ने याद रखना है कि वो गेम्स जिसमें मोस्टली तौर पर क्या होता है कि बॉडी टच के साथ नहीं खेली जाती, जिसको हम इक्विपमेंट के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैच को स्टार्ट करवाना, मैच को ओवरऑल जो है वो उसमें डिसीजन जो है वो लेना, वो कौन होता है? वो अंपायर होता है। आपने क्रिकेट से याद रख लेना है, क्रिकेट में हम क्या खेलते हैं कि बैट के साथ खेलते हैं, तो उसमें क्या है, अंपायर होता है ना, बैट्समैन के पीछे खड़ा और बॉलर वाली साइड पे खड़ा होता है। हेलो,
जी मैम। तो इसमें भी जी जो मैम, है मैच को कैसे स्टार्ट करवाना है, इक्विपमेंट्स को पूरा करना, रैली, देन लेट का देना, एक्सपीडाइट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन कराना, सर्विस और साइडों को। तो ये मेजर काम जो है ना वो कौन देख रहा होता है? अंपायर देख रहा होता है। लेकिन इसमें जो है वो एक रेफरी भी मौजूद होता है। वो क्या करता है, वो जो ऑफिशियल्स मैच ऑफिशियल्स होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं मैच ऑफिशियल्स में नाइब एम्पायर हो सकता है, या फिर जो है वो हम कह सकते हैं बाकी नाइब एम्पायर के साथ जो है वो चीज़ों को मेंटेन करने वाला, शीट्स प्रोवाइड करने वाला, सामान की जो है ग्राउंड वो एरिया जहाँ पर खेला जा रहा है उसकी क्लीननेस को चेक करने वाला, वो तमाम चीज़ों को जो देख रहा होता है। या कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो जाती है उसको कैसे रोकना है, मैच के जो है वो टाइम टेबल को मेंटेन करना, तो ये रेफरी करता है। इसमें एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है, और 2 जो है वो नाइब अंपायर्स होते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट अंपायर को असिस्ट करते हैं। तो मेन जो फंक्शन है डिसीजन मेकिंग, स्कोर, देन एक्सपीडाइट सिस्टम, वो सारा अंपायर कर रहा होता है, क्योंकि ये क्या है, इक्विपमेंट के साथ खेली जाने वाली गेम है। और रेफरी भी इसमें मौजूद होता है, लेकिन रेफरी क्या है वो इसमें बिहेवियर्स को, खिलाड़ियों के बिहेवियर्स को भी चेक करता है, टाइम को भी चेक कर रहा होता है। टाइम टेबल जो है वो टाइम टेबल को इस तरह से कहूँगी कि मैचों की तरतीब पहले जो है वो रोहिंग्या खान की और बहावलपुर की टीम का होगा, देन मुल्तान की जो है, और हम कहेंगे कि भावलनगर की टीम का मैच होगा। तो इस तरह जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा वो रेफरी होगा। क्लियर? जी मैम। जी मैम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को ना हो कि ये समझना चाहिए? लेट का तो पता ही होगा कि किसी भी लेट होता क्या है। लेट वो मैं अक्सर अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करती हूँ ना बच्चों से, बच्चे कहते हैं जी टीचर वो जो हंगामी सूरत हाल में होता है उसको लेट कहते हैं। नहीं जी, लेट के बाद अगर मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, आप बताएं लेट क्या है? सारा बता देंगी। मैम, अगर सर्विस करते हुए बॉल आपकी जो है वो ग्राउंड पे ठप्पा खा के तो नेट के साथ टच करती है, तो इस सूरत में किसी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता, तो वो जो होती है लेट होती है सर्विस, या वो जो। ओके, देन इकरा बताएं, इकरा क्या है लेट? मैम, अगर हमारी बॉल जो है वो नेट पे लग जाती है और उस टाइम हम लोग जो पॉइंट अवार्ड नहीं करते, तो ऐसी रैली को फिर हम लोग, वो कोई भी ऐसी रैली जिसमें कोई पॉइंट अवार्ड ना किया जाए, उसको हम लेट कहते हैं। गुड हो गया, यही चीज़ बस आपने आंसर देना है। वो लगी, नेट को लगी, या फिर जो है वो लाइट चली गई, टेबल जो है वो रैकेट गिर गया। रीजंस नहीं बताने कि लेट किन कंडीशंस में दिया जाता है, बस ये बताना है कि ऐसी सर्विस जिसके नतीजे में किसी टीम को कोई पॉइंट अवार्ड नहीं किया जाता और वो रैली, वो सर्विस दोबारा की जाती है, उसको हम कहते हैं लेट। देन पूछा जा सकता है कि लेट किन कंडीशंस में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो फिर वो आपने रीज़न्स बतानी है कि अचानक जो है वो किसी का रैकेट टूट सकता है, बॉल जो है वो डैमेज हो सकती है, या फिर जो है वो कोई लाइट चली जा सकती है, देन कोई जो है वो मैच देखने वाले तमाशाई जो हैं वो इंटरप्शन कर देते हैं, कोई जो है वो खिलाड़ी की आंख में कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो है वो इंसेक्ट वगैरह चला जाता है, इस कंडीशन में फिर हम लेट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्लियर? जी मैम। ओके जी, एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, फिर एजुकेशन क्या है पता है? उनको रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि इंसान की मेंटली जो है वो अच्छी नशोनुमा, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फ़िज़िकली तौर पर, सोशली तौर पर इंसान को वेलबींग बनाना। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं जो हमारे पास आजकल मैकेनिकल और जो है वो दौर है, और हर चीज़ जो है वो हमें मशीनें उसके लिए मौजूद हैं, इवन के घर में काम करने के लिए हमारे पास
वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, ये वो सारे काम जो है वो हम कर रहे होते हैं। खाना जो है वो माइक्रोवेव में रख के बना लेते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। उस सूरत में हम जो फ्री टाइम है उसको कैसे यूज़ करना है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके बच्चों की ग्रोथ के लिए, फ़िज़िकली ग्रोथ के लिए और मेंटली ग्रोथ के लिए ये अच्छी हैं। देन हम ये भी एडिशन कर सकते हैं कि अ साउंड माइंड हैज़ अ साउंड बॉडी वाला जो है कोटेशन आप दर्ज कर सकते हैं इसमें। इसकी जगह पर उसके मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इम्पॉर्टेंस, इन शॉर्ट आप लोगों ने एक दफ़ा उसको रिकॉल कर लेना है, ठीक है। फ़िज़िकल एजुकेशन का जो हमारे फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन है, इसका पहला चैप्टर ही ये है कि पास्ट में जो लोग काम करते थे, खेतों में काम करते थे, व्हीकल्स नहीं थी तो ट्रैवल करने के लिए इधर उधर जाते थे, पैदल जाते थे, तो उनकी बीमारियां जैसा कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बॉडी में ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज़ नहीं होते थे, तो वो फिज़िकली तौर पर फिट रहते थे। लेकिन जैसा कि व्हीकल्स आ गए, हमें यहाँ से किसी आंटी के घर ही जाना होता है, वो 2 स्ट्रीट्स छोड़ के ही उनका घर होता है, तो हम कहते हैं कि कोई बाइक पे ही हमें ले जाए, या फिर जो है अगर कोई उधर से आया तो हम उसके साथ ही चले जाएं। तो हमने अपनी लाइफ को बड़े सोल हो गए हैं चीज़ों को, तो अब फ़िज़िकल एजुकेशन की नीड जो है इस ड्यूरेशन में ज़्यादा हो गई है इस दौर के अंदर। तो ये आप लोगों ने ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अगर आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चैप्टर होगा वो है फ़िलासफ़ीज़ ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा इजी करके लिखा है मैंने ताकि आप लोगों को याद रह जाए। हेप्रीन के बारे में पता है आप लोगों को? हेलो, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जी मैम, हम आपके साथ हैं। काइंडली थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक आपने सबको डिनोट किया है, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो लेके आसानी के लिए एक टर्म बनाई है कि हमें याद रह जाए ये सारी चीज़ें। ओके, अब आपने कभी किसी को ब्लड डोनेट किया हो, या किसी से ब्लड लिया हो, या फिर कभी आपने देखा हो, तो उसके लिए वो एक जो थैला सा या फिर जो बैग यूज़ किया जाता है उसके अंदर येलो से कलर का एक लिक्विड फॉर्म मटेरियल मौजूद होता है, उसको कहते हैं हेपरिन, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी खून जो है वो हेपरिन मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो जमता नहीं है हमारी वेन्स के अंदर, बॉडी के अंदर। क्लियर? जी, इसको हेपरिन हम कहते हैं कि ये प्रोटीन की एक किस्म है और एंटी कोगुलेंट एजेंट के तौर पे काम करती है, सिंपल सी। और इसका मतलब एंटी कोगुलेशन होता है जमना, एंटी कोगुलेशन ब्लड को जमने नहीं देती। तो जी, आप कहिए। जी सर, तो उसी हेपरिन से ही हमने वो वर्ड लिया, और देन हेपरिन पी के जा फिर, इस एक सेंटेंस को आप लोग याद रख लेंगे तो जो हमारी फ़िलासफ़ी और देन उसका फ़िलासफ़र कौन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएगा, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। हेपरिन के एच ह्यूमनिज़म है, और उसको जो है रिप्रेजेंट किया है उसके फ़िलासफ़र हैं पेट्रेक। देन एग्जिस्टेंटलिज़म है, कियरकेगार्ड है। प्रैग्मेटिज़म को जो कि जॉन डेवी ने दी है। फ़िज़िकल एजुकेशन की करंट ड्यूरेशन में एक फेमस जो है उसका कंसर्न किसके साथ है? प्रैग्मेटिज़म के साथ है। देन रियलिज़म है, अरिस्टोटल ने दिया है। आइडियलिज़म प्लाटो ने, नेचुरलिज़म रूसो ने दिया। जब आप हेपरिन को एक तरफ लिख रहेंगे और दूसरी तरफ पी के जा फिर लिखेंगे तो इस तरह आप एक बहुत आसानी के साथ इन फ़िलासफ़ीज़ और इनके फ़िलासफ़र को जो है उनका कंक्लूजन निकाल के याद कर लेंगे। क्लियर? जी मैम, ये आपने सेंटेंस क्या बोला था? काइंडली रिपीट करते हैं। हेपरिन पी के जा फिर, हेपरिन पी के जाओ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, तो पी के जा फिर। जी मैम, ठीक है। बेसिकली ये एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि फिलॉसफीज कौन सी फिलॉसफीज किस बंदे ने दी थी। ये एमसीक्यूज के लिए भी था और वैसे भी याद रखने के लिए। अगर आपसे मैम ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जी, ओके। देन हमारे पास जो फ़िलासफ़ी है आइडियलिज़म के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये
इन शॉर्ट अगर उर्दू में बता देती हूँ पहले, कि वो कहते हैं आइडिया जो हमारे दिमाग में होता है, वो कहते हैं रियलिटी कुछ नहीं है जो एक्सटर्नल चीज़ें, बल्कि जो चीज़ पहले आपके दिमाग में होगी वही आपकी रियलिटी होगी। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी रियलिटी में वो चीज़ें उसी चीज़ के ऊपर बेस करेंगी जो आपके माइंड में, आपके आइडिया जिस चीज़ का होगा, जो चीज़ आपके माइंड में पहले बनेगी। वो कहते हैं रियलिटी इज़ मेंटल और मेंटली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, हमारे रियलिटी क्या है, वो मेंटल से है और मेंटली कंस्ट्रक्टेड होती है। इट कंसर्न मैन एज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेचर एंड ही क्रिएट्स फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। और इसी आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग जो है वो इंसान बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, उसके सीखने का अमल, जो है कि किस तरह इंसान की अहमियत, इंसान की ज़रूरियात, इंसान के आइडियाज़, ठीक है, और उसके फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो क्या क्या करना चाहता है, जो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर दैन नेचर। देन ये कहते हैं कि हाईएस्ट एम जो है आइडियलिज़म का वो क्या है, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। और इसमें हमारे इर्द गिर्द खूबसूरती, सच्चाई, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर है, ये एम है आइडियलिज़म का। देन माइंड इज़ द सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ आइडियाज़। तो हमारा माइंड जो है वो ही इन एक्टिविटीज़ का, उन आइडियाज़ का सेंटर है, क्योंकि वही चीज़ें हमारे दिमाग में पहले आती हैं। इसकी एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। मैम इसको अगर हम आसानी में याद रखना चाहें, मतलब आसान लफ्जों में कि हमें याद रहे, तो हम जैसे कहते हैं हमारा आइडियल है फलां चीज़, तो हमारे माइंड में कुछ कंसेप्ट बने होते हैं आइडियल के लिए हर चीज़ की, तो हम इसी चीज़ पे बेस करती है कि जो चीज़ माइंड में है वो सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उस चीज़ पे ही ये थ्योरी बेस करती है। एग्जैक्टली वो ये कहना भी वो यही चाहते हैं कि इंसान जो है वो इसमें फ़ितरत से ज़्यादा उसको अहम समझा जाता है, उसकी जिस्मानी अशिया की तख्लीक जो है वो भी ज़रूरी है। अब खूबसूरती क्या है, अब देखें एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ आप लोगों को यहाँ पर। अगर आप वैसे तो हमें बीइंग अ मुस्लिम ये कहा गया है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, अमल अच्छा रखना चाहिए। हमें जो है वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनली भी अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो आइडियलिज़म भी यही कहता है। वो क्या इसके मुताबिक जो है वो इन शॉर्ट अगर करके कहती हूँ, आइडियलिज़म का कंसर्न किसके साथ है, माइंड के साथ है। और अगर आप ये चीज़ सोच लो ना, आप कभी मार्केट जाओ और अब अगर आपके माइंड में हो कोई क्राइम सीन, आपने ऐसा पहले कोई मूवी देख ली हो रात को, और सुबह को आपको वहाँ पर जाके ना आपके दिमाग में पहले ख़यालात होंगे, आपको हर बंदा जो है वो हर सिचुएशन को आप किसी और एंगल से देखोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ रात की बैठी हुई है कि यार मूवी में तो ऐसे हुआ था। किडनैपिंग केसेस हो जाते हैं, मार्केट्स में शॉप्स के बिहाइंड जो है वो कुछ और सीन्स चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, आप हर चीज़ को उसी एंगल से देखोगे। और अगर आपने बड़ी कोई अच्छी जो है वो पीसफुल सीन देखा हुआ है, कोई अच्छी सी मूवी देखी है, तो सुबह जाएंगे आप बड़े खुश मिजाज से होंगी और आराम से अपने काम जो है वो कर लेंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह है कि इंसान के अगर माइंड में चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत नहीं हैं, ठीक है, वो रियलिटी वो हम ट्रुथ बेस नहीं हैं, वो हम जो है वो गुडनेस नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, मुआशरे में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। क्लियर? जी मैम। यस मैम, क्लियर है। तो इसका सेंटर क्या है, हमारे का माइंड है, हमारी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे आइडियाज़ जो कि हमारे माइंड में बनते हैं, इसलिए इसको आइडियलिज़म कहते हैं। देन रियलिज़म है। अब रियलिज़म क्या है, आइडियलिज़म के अगेंस्ट है। इसमें ये कहते हैं कि आइडिया नहीं कुछ भी होता, जो चीज़ होती है ना, जो रियलिटी है, जो सामने चीज़ें, वो चीज़ें जो जगह घेरती हैं, जिनका वजूद है, वो चीज़ें इंसानी जहन से आज़ाद होती हैं। जो हमारे माइंड के मेंटल इमेज कुछ नहीं होता, जो चीज़ हमें दिख रही है वही है, जो दिखता है वो बिकता है, रियलिज़म। क्लियर? अब उसमें वो कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी फिलॉसफी टू आइडियलिज़म विच सेज रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ये उसके अगेंस्ट भी है आइडियलिज़म के, और ये कहती है कि इंसानी जो है वो जहनी हम कह सकते हैं इंसानी जहन से जो है ये आज़ाद होती है रियलिज़म। देन कहते हैं बिलीव्स इन द लॉ ऑफ नेचर
द साइंटिफिक मेथड एंड द माइंड एंड द बॉडी हार्मनी। अब यहाँ पर क्या है, ये फितरत की कवानीन। अब क्या है, साइंटिफिकली हम देखते हैं, लैब के अंदर चीज़ों को जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं उन्हीं का ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिन चीज़ों को प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम कर सकते हैं, जिनका देन हमारे बॉडी के साथ और माइंड के साथ भी वो चीज़ें जो समझ पा रहे होते हैं साइंटिफिकली उन चीज़ों को, तो रियलिज़म उन्हीं चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है। देन कहते हैं फिज़िकल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस लीड्स टू डिज़र्व सोशल बिहेवियर एंड हेल्प इन लाइफ एडजस्टमेंट। तो ये जो हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन है रियलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम माशरे के रियलिटी, समाज के रियलिटी क्या है, हमारे सोसाइटी एक रियलिटी है ना, हम माशरे में रहते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द के लोग, उनके रवैये नज़र आते हैं, दिखते हैं, महसूस होते हैं। ये रियलिटी है कि किसी को थप्पड़ मारोगे तो अगेंस्ट जो है वो थप्पड़ की एक्सपेक्टेशंस रखोगे, किसी के साथ नेकी करोगे तो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आपके आपको क्या होगी, कुछ अच्छी फीडबैक मिलेगी। किसी की हेल्प करोगे तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला से गुमान रख सकोगे, रियलिटी होगी कि ज़रूर आपको भी इसकी फ़ीडबैक अच्छी मिलेगी। तो ये हमें समाजी जो है हमारे सोशल बिहेवियर्स की तरफ लेकर जाती है, और ज़िंदगी में हमने कैसे एडजस्ट करना है रियलिटी आपको बताती है। अब देखो, जितनी आपके पास पैसे हैं उतनी, जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाना, ये रियलिटी है। अब जैसा कि आज का दौर है, हमने अपनी इनकम को देखते हुए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए अपनी लाइफ को एडजस्ट करना है, ये रियलिज़म है, रियलिटी है। क्लियर? जी मैम क्लियर। ओके। देन नेचुरलिज़म है। नेचुरलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ओल्डेस्ट फ़िलॉसफी जो है ना वो नेचुरलिज़म है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओल्डेस्ट फ़िलॉसफी कौन सी है? नेचुरलिज़म है। अब नेचर से इसका कंसर्न किसके साथ है? नेचुरलिज़म का नेचर के साथ है। इसकी जो रूट्स हैं वो नेचर ही इसकी रूट्स हैं। ये जो है फ़िलॉसफी जो है वो हम कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक जो है, नेचर जैसे मटेरियल चीज़ें होती हैं वो हर वो चीज़ जो असल में जो है वो बाहर निकलती है, अपना वजूद रखती है, जो इंसान के अहाते में आ रही है, फितरत के करीब है, हम कहते हैं कि जी ये नेचुरलिज़म है। वो कहते हैं थिंग्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट आर फाउंड ओनली विद इन द फिज़िकल रियलम ऑफ नेचर। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी क्या है, नेचुरलिज़म में इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सोसाइटी। ये नहीं है कि हमने पूरे एक मुआशरे को अच्छा बनाना है, मुआशरे के हवाले से देखना है, नहीं, एक इंसान की क्या है, एक इंसान की ख्वाहिश क्या है, किस तरह उस इंसान को अच्छा करना है। मुआशरा बाद की बात है, मुआशरा अच्छा हो जाएगा अगर इंडिविजुअल अच्छा हो जाएगा। तो नेचुरलिज़म इस चीज़ के ऊपर बेस करती है। वो कहती है कि हमने मुआशरे को अच्छा नहीं करना, हमने एक पर्सन जब इंडिविजुअली ठीक होते जाएंगे सोसाइटी हमारी ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो हम आम सुनते भी हैं। देन उसके बाद कह सकते हैं कि सेल्फ अकॉम्प्लिश लर्निंग एंड एक्ट मोर देन फिज़िकल इन नेचर, प्रमोट प्ले एंड डिस्करेज हाई लेवल ऑफ कंपटीशंस। ये देखें, अब यहाँ पर इंसान जो है इंडिविजुअली सेल्फ एक्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं कि इंसान काम करे, ठीक है, उसको प्रमोट करते हैं, और ताकि इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नेचर में। अब देखें इंसान की, बच्चे की नेचर, बच्चे को अगर जैसा कि आजकल है, हम पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ इधर। बच्चे की नेचर क्या है? उछलना कूदना बच्चे की नेचर में शामिल है। और इस्लाम भी हमारा कहता है कि ये ज़मीन बच्चों जो है वो कोटेशन है इमाम गज़ाली की, अगर मुझे याद हो सही, तो इमाम गज़ाली की है कि ये ज़मीन बच्चों की चारागाह है और इन्हें जो है वो यहाँ पर आज़ादाना छोड़ दिया जाए ताकि वो खेलें कूदें और सीखें। तो अगर हम देखते हैं नेचर भी, इन बच्चे की नेचर में ये शामिल है कि वो खेलेगा कूदेगा और इस तरह उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो हमें जो है वो क्या, नेचुरलिज़म के मानने वाले जो फ़िलासफ़र्स हैं वो कहते हैं कि इंसान जो है वो सेल्फ एक्ट करे और उसके ज़रिए से अपनी लर्निंग करे, जिससे उसकी जिस्मानी तौर पर जो है वो ज़्यादा काम करता है फ़िज़िकली और नेचर के अकॉर्डिंग, और उनसे सीखता भी है। अब ये नेचुरलिज़म पता है किस चीज़ को करती है? नेचुरलिज़म खेल को तो प्रमोट करती है, लेकिन ये कंपटीशन को जो है ना वो डिस्करेज करती है। मिसाल के तौर पर आप सब
बैडमिंटन मैं कहती हूँ, बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग एग्री हैं, एक कंपटीशन होने जा रहा है, देन आप सब, और उसमें अगर आप लोगों को कह दिया जाए जो हार जाएगा उसको जो है वो दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा, और या फिर जो है उसको टीम का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, और जो जीतेगा उसको हम जो है वो टीम का मेंबर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट टीम का, और देन उसको पार्टिसिपेट भी करवाएंगे आगे। तो ये हमने क्या किया, डिस्करेज कर दिया, जिससे आप लोग दोबारा उसमें पार्टिसिपेशन की तरफ नहीं आएंगे। ये नेचुरलिज़म कहती है कि हमें प्रमोट करना है गेम्स को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है गेम्स में, और ये नहीं है कि कंपटीशन करवाए जाएं, तो ये कंपटीशंस को डिस्करेज करती है। क्लियर? जी मैम, ये नेचुरलिज्म और रियलिज्म में फ़र्क क्या होगा, रियलिज्म और नेचुरलिज्म में? ओके, रियलिज़म के मानने वाले रियलिटी जो चीज़ें जैसा कि हम साइंटिफिकली जो कि रियलिटी में लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पे करके देख रहे होते हैं, जो चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती हैं, अपना वजूद भी रखती हैं उनकी। अब मैं क्या है, आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो दाई हलीमा को या फिर जो है वो बच्चे दे दिए जाते थे, वो आबादियों से दूर लेकर जाकर बच्चों की ग्रोथ करते थे, उनकी परवरिश की जाती थी माहौल के अंदर। इवन कि अगले दिन मैं वो एक टिकटॉकर है तो उसके बारे में पढ़ रही थी, वो सबसे ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, वो एक इंडोनेशियन है या किसी और कंट्री का है, और उसने वो 14 इयर्स का था, तो उसको कुरान, हाफ़िज़ कुरान है वो पर्सन, और उसको लेस देन उसकी एज 14 इयर्स थी, उसको एक गांव में भेज दिया गया था। वो अब सिटी में रहने वाला बच्चा, उसको गांव में भेज दिया गया, वहाँ उसे हिफ्ज़ करवाया गया। नेचुरलिज़म यही कहता है कि बच्चों को फितरी माहौल के करीब रख के, क्या आप अपने बच्चे को, मिसाल के तौर पर मैं आपके, मुझे नहीं पता आपको किसने अब क्वेश्चन किया है, यहाँ से एग्जाम्पल मैं इसलिए बच्चे की दे रही हूँ कि बेशक जो है वो देन कि अगर आप बच्चे, हमारे पास एक जो है वो चाइल्ड है घर में, हम उसको टैब कंप्यूटर वाली ज़िंदगी देंगे, या फिर जो है वो उसको हकीकी माहौल, पार्क, ठीक है, पार्क के अंदर प्लेग्राउंड में ले जाएं, वहाँ पर नेचर है, ये प्लेग्राउंड एक नेचर है, मैदान, खुले मैदान जहाँ पर दरख्त भी हैं, चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, तो क्या चीज़ प्रेफर करेंगी आप? मैम ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ज़रा नेचर के करीब रहे, कि वो खुद ऑब्ज़र्व करे। तो नेचुरलिज़म ये चीज़ है, और रियलिज़म रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, मटेरियल जो होता है वो कहते हैं कि इस रियलिज़म के ज़रिए से इंसान लाइफ को एडजस्ट करना सीखता है, कि रियलिटी को समझता है कि हकीकत ये है वो। हम देखते हैं कि हकीकत का आईनादार नहीं, जिसे हम कहते हैं कि हकीकत को समझते हुए अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल। देन हमारे पास जो है ह्यूमनिज़म की तरफ आ जाते हैं। अब ह्यूमनिज़म क्या है? ह्यूमन से निकला हुआ लफ्ज़ है। इसमें किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है? ह्यूमन को, इंसान को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब इंसान क्या है? इंडिविजुअल है ना, तो इसमें भी सोसाइटी को नहीं बल्कि इंडिविजुअल को प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, इंडिविजुअल उसको डेवलपमेंट फिज़िकली, उसको मेंटली, उसके टैलेंट को प्रमोट करना है, टोटल उसकी फुलमेंट करनी है, उसको इनकरेज करना है, उसको मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाना है, बावकार शहरी बनाना है, मुआशरे में उसको स्टेटस को, उसकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक चीज़ उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी हौसला अफजाई करते रहना है। ह्यूमनिज़म ये करती है मुकम्मल अब किन चीज़ों की? एक अच्छी शख्सियत के बनाने के लिए वो कहते हैं द बेसिक ऑफ ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी आर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट। यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है, एंड टोटल फुलफिलमेंट दैट इनकरेज टोटल इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, encourage self-actualization and self-fulfillment. Curriculum based on the humanistic approach are more student-centered. तो हमें पता है ना कि हमारी जो एजुकेशनल मेथड्स हैं उसमें कुछ टीचर कंसर्न होते हैं, टीचर सेंटर होते हैं और स्टूडेंट सेंटर होते हैं। जो स्टूडेंट सेंटर होते हैं उसमें बच्चे की नेचर को देखते हुए उसे सिखाया जाता है, और जो टीचर सेंटर होते हैं टीचर डिसाइड करता है ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हमारा प्लान क्या होगा।
तो ह्यूमनिज़्म जो है वो फ़िलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक बच्चा हमारे पास आ गया कॉलेज के अंदर, उसको किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हुए इंडिविजुअली तौर पर। अब देखें, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दे देती हूँ शेल्डन की बॉडी टाइप्स की। हम शेल्डन की बयान करदा जो बॉडी के टाइप्स हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, उसकी फ़िज़िक को देखते हैं, उसके इंटरेस्ट पूछते हैं और उसको रिकमेंड कर देते हैं, बेटा आपके लिए ये गेम जो है वो सूटेबल है। तो ह्यूमनिज़्म जो है वो आपको ये बताता है कि इंडिविजुअली टैलेंट को कैसे प्रमोट करना है और उसकी फुलफ़िलमेंट कैसे करनी है। क्लियर? जी मैम। देन हमारे पास आ जाता है एग्जिस्टेंटलिज़म। अब इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? एग्जिस्ट करना, जो चीज़ें वजूद रखती हैं, ठीक है। इसका चीफ कंसर्न इज़ इंडिविजुअलिज़म। इसका ताल्लुक़ भी इंडिविजुअलिज़म से ही है, एग्जिस्टेंटलिज़म का। देन वो कहते हैं एग्जिस्टेंटलिस्ट डू नॉट वांट टू इंडिविजुअल टू कन्फर्म टू सोसाइटी। तो वो ये नहीं चाहते कि फ़र्द मुआशरे के मुताबिक हो। जैसे मुआशरे की एक नॉर्म्स होते हैं, मुआशरे में रहने के लिए मुआशरे के नॉर्म्स को भी तो फॉलो करना होता है ना। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो आज़ाद है, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक जो है। देखिए ये फ़िलॉसफीज़ हैं, हर एक फ़लसफ़ा अपना अपना है। हम बीइंग अ मुस्लिम कौन से फ़लसफ़े को फॉलो करते हैं? हेलो? जी मैम, हम ह्यूमनिज्म को नहीं, मुझे नहीं हम पता। इस्लामिक जो फ़िलॉसफ़ी है हमारी, उसको फ़ॉलो करते हैं। और मैंने ये चीज़ यहाँ पे की कि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि इंसान को हमेशा उसको आज़ाद छोड़ दो, मुआशरे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इंसान की जो चीज़ें जैसे वो सीखता जा रहा है, उसकी पर्सनल जो है डेवलपमेंट करते जाएं। मैंने इसलिए ये बात की है कि हर फ़लसफ़ा हर मुआशरे की फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग है और हम इनमें से कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं करते। हम बच्चे की रोक टोक करते हैं, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे ऐड की है कि कहीं ये ना समझिएगा कि हम ये सारी फ़िलॉसफ़ीज़ को फॉलो करते हैं। हम इसमें से कुछ को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों को उनकी डिस्करेज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रमोट करती है फ्रीडम ऑफ चॉइस को एंड अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को, कि बच्चे को चूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसा कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हम कहते हैं हमें बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर देने में उनको फ्रीडम देनी चाहिए। बच्चों को ये नहीं कहना कि भाई तुमने डॉक्टर ही बनना है, एफएससी ही करनी है, या फिर तुमने जो है वो कमिश्नर बनना है तो तुमने ए लेवल की ब्रांच में ये सब्जेक्ट जो है वो लेकर चलने। तो ये हम बच्चों को फोर्स नहीं करते। हमारी ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे ही है ना। तो एग्जिस्टेंटलिज्म भी ये कहता है, उनके मुताबिक जो है वो क्या करता है? प्रमोट करता है फ्रीडम को, चॉइस को और वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को। देन कहते हैं इंडिविजुअल्स नीड टू हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ वैल्यूज़। तो इनके ये कहते हैं कि हर एक पर्सन के पास जो है ना अपनी एक जैसे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, आपको पता है थ्योरी ऑफ नीड उन्होंने दी हुई है एक, कि मेरी ये पहली तो ज़रूरत इंसान की तमाम सबकी एक जैसी हैं कि सांस, जिंदगी जो है और ख़ुराक, ये चीज़ें। लेकिन जो एक्चुअलाइजेशन टॉप की होती है ना, उसमें हर एक पर्सन, कोई जो है वो शेफ़ बनना चाहता है, कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, कोई जो है वो फ़ाइन आर्ट्स के अंदर जाना चाहता है। तो हर एक पर्सन की फैशन डिज़ाइनिंग में जाना, हर एक पर्सन की अपनी अपनी जो है वो क्या है, इंडिविजुअल नीड्स हैं और अपने अपने वैल्यूज़ बनाएंगे, अपने अपने सिस्टम्स बनाएंगे कि मैंने ये चीज़ों को फॉलो करना है, मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। तो एग्जिस्टेंटलिज्म इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। देन कहते हैं प्लेइंग डेवलप क्रिएटिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ इनर सेल्फ। तो ये भी एग्जिस्टेंटलिज्म स्पोर्ट्स को ज़रूर प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि इन बच्चे को जो है वो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको क्रिएट करना, चीज़ों को तख्लीकी सलाहियतें जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ नया करने की सलाहियत, उसको प्रमोट करना चाहिए और बच्चे को ये सीखना भी चाहिए इसके ज़रिए से, तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए से। और डिस्कवरी की जो है ना इनर सेल्फ को, वो कि उसके अंदर क्या है, उसको भी कि मेरा अपना एक इंटरेस्ट क्या है। हमें पता है कि हमें रात को कुछ अपनी ज़ात को 5 से 10 मिनट देने चाहिए कि मैंने सारा दिन में क्या काम किया और मेरा गोल और मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं। अपनी इनर हम इसके लिए ना एक वर्ड यूज़ करते हैं,
खैर इनर सेल्फ हम उसको कहेंगे कि इनर सेल्फ की जजमेंट ज़रूर करनी चाहिए, और हमारे जो गोल्स हैं, हमारे क्या क्या हमने डिसाइड किया हुआ है उनको भी, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए। तो हम कहते हैं इस चीज़ को डिस्कवर ऑफ इनर सेल्फ। देन हमारे पास जो लास्ट है फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिज़म। प्रैग्मेटिज़म क्या है? एक्सपेरिमेंटलिज्म एज इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट। जी, प्रैग्मेटिज़म क्या है? एक्सपेरिमेंट, ये जॉन डेवी ने दी हुई है, वैसे उसको डेविज़म भी कहा जाता है, मैं वो बता दूं। और जो चीज़ हम तजर्बे के ज़रिए से सीखते हैं, मिसाल के तौर पर वॉलीबॉल की सर्विस जो है उसके लिए टाइम जी आपके पास 8 से 15 सेकंड होते हैं। एंड लाइन के जो वॉलीबॉल का सर्विस एरिया होता है वहाँ पे खड़े होकर लगानी होती है, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं, आप लोग नहीं सीख पाओगे। इज़ इट राइट? यस मैम। तो प्रैग्मेटिज़म जॉन डेवी ने यही कहा था कि हर बंदा इंडिविजुअली तौर पर उसकी लर्निंग जो है ना वो एक्सपेरिमेंट से होती है। जब इंसान चीज़ों को काम करता है तभी वो सीख पाता है। देन थर्ड पॉइंट में कहते हैं डायनामिक एक्सपीरियंसेस शेप्स इंडिविजुअल्स। तो डायनामिक हमें पता है, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक हमने बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुतहर्रिक तहरीक जिसमें तजर्बात, जिसमें हम कोई काम करते हैं, मूवमेंट होती है, तो इंसान काम को करके ही इंडिविजुअली तौर पर सीखता है। उसके बाद कहते हैं एजुकेशन इज़ चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे ये प्रैग्मेटिज़म के अकॉर्डिंग भी जो है वो बच्चे को सिखाना चाहिए। तो बच्चे के इंडिविजुअल को फोकस करते हुए, उसके इंटरेस्ट और देन उसके एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उसको चाइल्ड सेंटर इसलिए हम कहते हैं। देन कहते हैं वेरियस प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस दैट आर मोर मीनिंग। तो मुख्तलिफ अमाल जो है वो तजर्बात ऐसे इंसान को पेश किए जाते हैं जो ज़्यादा मायने रखते हों, मायने खेज़ हों, जिससे ज़्यादा लर्निंग हो सके इंसान की। और उसके बाद है सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग। और अगर कोई मसला हुआ है तो बच्चे को ये इस काबिल बनाना चाहिए कि वो ख़ुद उस प्रॉब्लम को सीख सके। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। प्रैग्मेटिज़म, बच्चे को प्रैग्मेटिज़म कहता है कि बच्चा अगर नुकसान करता है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसका नतीजा उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और उसके रिज़ल्ट्स का उसकी लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। एग्जांपल मैं दे देती हूँ यहाँ पर आपको। बच्चे हैं, घर में खेलते हैं, बाहर गली में भी खेल रहे होते हैं, अपने घर के अंदर अगर प्लेइंग एरिया है, ग्राउंड है, वहाँ पर खेल रहे हैं, और वो बॉल जो है वो बार बार ऐसे हिट करते हैं, उसको शॉट लगाते हैं कि वो जो मिरर्स हैं, विंडो है, वो अगर आके टूटते हैं। तो प्रैग्मेटिज़म कहती है कि अगर बच्चा या खेलते हुए अपने रूम के अंदर अपनी खिड़की का शीशा तोड़ लेता है तो बच्चे को इसके ऊपर डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसका नतीजा उसको भुगतने देना चाहिए कि जब रात को सर्दी हो, ठीक है, तो सर्दी वहाँ से आए, ठंडी हवाएं आएँ, उसको लगे, तो उसको इस बात का एहसास हो कि ये उसने गलत किया है, और उसका नतीजा क्या है कि उसके नतीजे में उसको सर्दी लग रही है। एक्सपीरियंसेस से इंसान को सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो जब कभी, जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, कोई हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं तो हमारी मदद कहती करने दो, इसको जरा पता लग जाए, हाँ फिर जी, नहीं करेगा। वो बच्चे घर में मोस्टली किचन के अंदर बेटियां जो होती हैं वो आके, बच्चे भी खैर उनको बड़ा शौक़ होता है जी, जो हमारा पैन है या फिर हम जो भी एक पतीला वगैरह यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, उसको आके चम्मच, वो कहती हैं एक दफ़ा लगने दो। जब तक उन्हें 2-3 दफ़ा तो मना करते हैं, बेटा नहीं करो नहीं करो, फिर वो कहते हैं इसको लगने दो। जब लग जाएगा ना इसका वो गरम, तो इसको पता चल जाएगा कि भाई इसको टच नहीं करना, ये गरम होता है। तो यही प्रैग्मेटिज़म है कि इंसान एक्सपीरियंस के ज़रिए से सीखता है। होपफुली आप लोगों को ये फ़िलासफ़ी समझ आ गई होंगी। इसको आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रैग्मेटिज़म क्या है, एग्जिस्टेंटलिज़म क्या है, ह्यूमनिज़म क्या है, नेचुरलिज़म क्या है, रियलिज़म क्या है, आइडियलिज़म क्या है, या फिर जो है वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि नेचुरलिज़म को किसने पेश किया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी, मुझे 2 मिनट देंगे, मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर लूं। जी सर, ज़रूर। एग्जांपल जरा थोड़ी सी दे दो। जी सर। जी, तमाम बच्चे
सुन रहे हैं? यस सर। ओके जी, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज करें और इमेजिन करें कि आप मरी में हैं। मरी के पहाड़ देखें, इमेजिन करें। जी, इमेजिन कर लिया आप लोगों ने? नजर आया आपको? आंखें बंद करके पहाड़ देखे आपने? जी सर। ओके, कैसे होते हैं पहाड़? ये हमने किताबों में पढ़ा, सुना, ठीक है।